ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, उसी का चैप्टर है। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग जो रेस्ट टॉपिक था 1 से लेकर के 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और रेलवे इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग, और सारा पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसी का सीक्वेंस बनाते हुए इसी का आगे की ओर पार्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 6ठा नंबर टॉपिक है। इसमें भी हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। दैट मीन्स पहला पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरा पार्ट में हम लोग तो 50 से लेकर के मतलब 50 से लेकर के 120 तक के सॉल्व किए हैं। इस पार्ट में फिर से हम लोग देखते हैं 121 से लेकर के आगे की ओर सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हुए अलग अलग पार्ट में, ताकि एक ज़्यादा लंबा नहीं हो पाए। एक पार्ट में अगर पूरा सॉल्व कर दें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक देखे थे, 50 तक उसको देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में भी हम लोग 50 से आगे देखे थे। इस पार्ट में हम लोग कोशिश करते हैं 120 से लेकर के आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 120 नंबर तक हम लोग देख चुके थे। 120 नंबर तक के पूरा एक्सप्लेनेशन इसके लास्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें किया हुआ है। इस पार्ट में हम लोग शुरू कर रहे हैं 121 से। तो 121 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है वो देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल व्हिच डिजॉल्व ऑक्सीजन इज सेम। बोल रहा रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगा जिसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सीवेज सैंपल का, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सेम है एज द टोटल ऑक्सीजन। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये ध्यान देना, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो, वो सेम है किसका, टोटल ऑक्सीजन का। ठीक है, यह इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है, जब उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सेम है टोटल ऑक्सीजन से। तो हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी का एक फार्मूला जानते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन डिवाइड बाई रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑक्सीजन डिवाइड बाई रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। तो कह सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी इज इक्वल टू अवेलेबल ऑक्सीजन बटा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इंटू 100। तो अवेलेबल और रिक्वायर्ड यहाँ पर दोनों सेम है, मीन्स 1 से 1 कट जाएगा, बोले तो 100% इसका हो जाएगा BOD। इस तरह से देख सकते हैं जो BOD होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी में जो होगा वो 100% होगा। कैसे होगा, क्योंकि अवेलेबल डिवाइड बाई रिक्वायर्ड इंटू 100 होता है परसेंटेज में। तो यहाँ से देखें रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होगा इसे ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 100। तो सिंपल ये हो सकता है, A B इसका करेक्ट आंसर हो गया। या फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं तो इसको होता है जितना अवेलेबल ऑक्सीजन है यहाँ पे प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका रेशियो करेंगे किस में, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड में, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी का वैल्यू निकाला जो कि 100 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है स्ट्रीम में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज मैक्सिमम एट नून, मिनिमम एट नून, मैक्सिमम एट मिडनाइट, सेम एंड थ्रू आउट द डे। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो कब मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है स्ट्रीम में, वो सबसे मैक्सिमम कब होता है, और नून में होता है, मीन्स दोपहर में जो है सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स मैक्सिमम एट द नून। दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। फैकुलेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क। फैकुलेटिव बैक्टीरिया जो होता है कब वर्क करता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओनली कहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो वर्क करता है बैक्टीरिया उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है, मीन्स प्रेजेंट में बैक्टीरिया एवर रहता है, तो उसको अनएरोबिक बोलते हैं, और जब दोनों के प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंस दोनों में काम करे, मतलब प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस दोनों में काम करे, तो इसको बोलते हैं फैकुलेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है तीनों देख लेते हैं। तो फैकुलेटिव बैक्टीरिया जब पूछ रहा है तो फैकुलेटिव क्या होगा, प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस दोनों में काम करता है, उसको बोलते हैं फैकुलेटिव। अगर सिर्फ प्रेजेंस में काम करे, ओनली फॉर प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया।
और अगर एब्सेंस में काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं एनारोबिक। एब्सेंस बोले तो अन, ये याद रखना, एब्सेंस बोले तो अनएरोबिक, ठीक है, और प्रेजेंस में बोले तो एरोबिक। तो इस तरह से हम लोग देख लें कि फैक्युलेटिव कब होगा, प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मास ऑफ एक्सेस ऑफ द इंस्पेक्शन, द मीन्स ऑफ एक्सेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड द क्लीनिंग ऑफ सीवेज। सीवर को जो क्लीनिंग और इंस्पेक्शन के लिए जो क्या यूज करते हैं, जो मतलब सीवर है उसको इंस्पेक्शन करना और क्लीनिंग करना, इस पर्पज़ के लिए क्या बनाया जाता है, तो इनलेट मैनहोल, ड्रॉप मैनहोल या कैच बेसिन। तो जो सीवर है, सीवर का इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए और क्लीनिंग पर्पज़ के लिए जो बनाया जाता है उसको मैनहोल बोलते हैं, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द सीवेज सिस्टम इज डिजाइन फॉर। सीवेज सिस्टम, सिस्टम जब भी बोले, सीवेज सिस्टम जब भी बोले सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो मैक्सिमम और मिनिमम मतलब टोटल के लिए डिजाइन किया जाता है, मीन्स मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए भी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट यहीं पे सिस्टम की जगह पर सिर्फ ट्रीटमेंट पूछ दे तो ट्रीटमेंट के लिए एवरेज होता है, एवरेज फ्लो के लिए ट्रीटमेंट का डिज़ाइन किया जाता है। बट सीवेज सिस्टम पूछे, सीवेज सिस्टम बोल रहा है यहाँ पर, सीवेज सिस्टम बोला डिज़ाइन किया जाता है किस पे के लिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो के लिए, दोनों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक के। तो सीवेज सिस्टम डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो। तो इस तरह से देखा जाए तो सीवेज सिस्टम डिजाइन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछ रहा है ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए एवरेज हो जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट जब भी होगा तो एवरेज के लिए होगा, ट्रीटमेंट एवरेज के लिए होगा, और सिस्टम जब भी होगा तो ऑल के लिए, दैट मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए होगा। तो यहाँ से याद रखना, सिस्टम जब भी होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम बोथ के लिए होगा, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बारी आएगा तो एवरेज का ही होगा। इस तरह से याद कर सकते हैं, इसका सी, इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 127 नंबर पे, लाइंग ऑफ सीवर यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ। तो सीवर को जो लाइंग होता है वो किसके हेल्प से किया जाता है, तो लाइंग ऑफ सीवर इज यूजुअली डन बाय ए थियोडोलाइट ने। थियोडोलाइट तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए यूज किया जाता है। कंपास भी नहीं यूज करते हैं सीवर को लाइनिंग के लिए। सीवर को लाइनिंग के लिए क्या होता है, सीवर जो भी होता है तो बॉटम मतलब ज़मीन के अंदर में होता है, तो डेप्थ के लिए ये यूजुअल नहीं है, कंपास भी नहीं है। साइड रेल एंड बॉर्निंग रेल रोड का यूज करते हैं, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं सीवर को लेआउट करने के लिए, सीवर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो साइड रेल यूज करते हैं या बॉर्निंग रोड यूज करते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोजन इन कंक्रीट सीवर इज कॉल्ड बाय। कोरोजन जो होता है वो किसके वजह से होता है, कंक्रीट सीवर में। तो सीवर में जो कंक्रीट में जो कोरोजन इन कंक्रीट सीवर में जो कोरोजन होगा वो किसके वजह से होगा, तो वो H2S की वजह से होता है, मीन सेप्टिक कंडीशन, ड्यू टू सेप्टिक कंडीशन के वजह से होता है, दैट इज सेप्टिक कंडीशन। H2S के वजह से ड्यू टू H2S जो है मोड इसमें रिजनेबल होता है, दैट मीन्स इसका जो आंसर हो गया वो ये हो गया, कोरोजन इन कंक्रीट सीवर इज कॉल्ड बाय सेप्टिक कंडीशन या H2S इसके कारण होता है। 129 नंबर देखते हैं, if the sewage contains grease and fatty oil, अगर सीवेज में कंटेनिंग ग्रीस एंड फैटी ऑयल है देन देज आर रिमूव टू। ग्रीस है तो ग्रीस कैसे निकालते हैं, स्कीमिंग टैंक से निकाला जाता है, स्कीमिंग टैंक के माध्यम से निकाला जाता है। ग्रीस एंड फैटी निकाला जाता है स्कीमिंग टैंक के माध्यम से। ग्रिड चेम्बर का जो रिमूवल पीरियड होता है या टाइम पीरियड जो होता है इसका वो 1 से 3 मिनट होता है। डिटेडियस टैंक का जो होता है 3 से 4 मिनट होता है, 3 से 4 मिनट डिटेंशन टाइम होता है या डिटेंशन पीरियड। स्कीमिंग टैंक का जो होता है 3 से 5 मिनट होता है। सेडिमेंटेशन टैंक का जानते हैं 2 से 4 आवर होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन है तो 2 से 4 आवर। सेडिमेंटेशन टैंक इसका 2 से 4 आवर में होता है सेडिमेंटेशन टैंक। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन टैंक का क्लिनिक पीरियड देखें या पीरियोडिक टाइम देख लिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो मेरा था ग्रीस और फैटी ऑयल को रिमूव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ग्रीस। जैसे भी आया तो ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम लोग स्कीमिंग टैंक का यूज करते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट को करना जनरली डिटेंशन पीरियड पूछ रहा है। ग्रिड चैम्बर के लिए डिटेंशन पीरियड कितना होता है, अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रिड चैम्बर के लिए कितना होता है 1 से 3 मिनट तक हो रहा था, दैट इज 1 मिनट। दूसरे 4 आवर किसका होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन का हो जाएगा, प्लेन सेडिमेंटेशन का 2 से 4 आवर तक हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रिड चैम्बर पूछा तो ग्रिड चैम्बर के लिए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन एनएरोबिक पूछ रहा है। एनएरोबिक कब होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बैक्टीरिया वर्क करता है उस समय वो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, एनएरोबिक कंडीशन होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क
एनएरोबिक प्रोसेस। एनएरोबिक कौन सा होगा? तो एनएरोबिक जो होगा, स्लज डाइजेशन टैंक जो होता है, स्लज डाइजेशन टैंक जो होता है एनएरोबिक होता है, लेकिन सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज टैंक एंड ट्रिकलिंग फिल्टर तीनों जो है वो एरोबिक प्रोसेस है। ये एरोबिक प्रोसेस है। तीनों जो है सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकलिंग फिल्टर तीनों जो है एरोबिक प्रोसेस है। बट यहाँ पे एनएरोबिक पूछ रहा था, तो स्लज डाइजेशन जो होता है, स्लज डाइजेशन जो होता है वो एनएरोबिक प्रोसेस है। स्लज डाइजेशन एनएरोबिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक में दो तरह का होता है, एक सेटलिंग भी होता है और डाइजेशन भी होता है। पहला में सेटलिंग होता है ऊपर पार्ट में, नीचे पार्ट में डाइजेशन होता है। सेटलिंग होता है और पहला दो पार्ट में अगर इसको किया जाए तो फर्स्ट पार्ट में जो होता है सेटलिंग होता है, सेकंड पार्ट में जो होता है डाइजेशन होता है। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक जो है एक एनएरोबिक प्रोसेस है। सेप्टिक टैंक में जो होता है एनएरोबिक प्रोसेस होता है। सेप्टिक टैंक एनएरोबिक प्रोसेस है। इसमें सेटलिंग होता है और डाइजेशन होता है, दोनों होता है। बट एरेशन होता है, क्योंकि एनएरोबिक प्रोसेस है तो एरेशन नहीं होता। मीन्स दे नहीं है, एक और दो सही है, एक और दो सही है, मीन्स बी सही है। नेक्स्ट में आता है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड बाय। मैक्सिमम इफिशियंसी जो बीओडी रिमूव करने के लिए वो किसके द्वारा होगा? ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, एरेशन, एरेटेड लाइगोन या ट्रिकलिंग फिल्टर। तो मैक्सिमम जो होगा इफिशियंसी ऑक्सीडेशन डिच के माध्यम से होता है। बी। द वर्किंग कंडीशन ऑफ इमोफ टैंक। इमोफ टैंक जो होता है 2 चेंबर का ये होता है। इमोफ टैंक ऊपर चेंबर में जो होता है वो सेडिमेंटेशन होता है, ऊपर में जो होता है सेडिमेंटेशन होता है, ऊपर में जो होता है सेडिमेंटेशन होता है और नीचे में जो होता है डाइजेशन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं इमोफ टैंक जो होता है दो, या इसका जो डायग्राम रहता है इमोफ टैंक का, इस तरह से बनता है डायग्राम इसका जो है इमोफ टैंक का। वर्किंग कंडीशन ऑफ इमोफ टैंक इस तरह से अगर बना दिया जाए तो इस तरह से ही कोई फॉर्म रहता है, इस तरह से। तो ऊपर का जो फॉर्म है इसमें सेडिमेंटेशन होता है, ऊपर पार्ट में सेडिमेंटेशन होता है और लोअर पार्ट जो है उसमें डाइजेशन होता है। नीचे का जो पार्ट है उसमें डाइजेशन होता है। तो ये कह सकते हैं इस दो पार्ट में मिला हुआ, ऊपर पार्ट में सेडिमेंटेशन, लोअर पार्ट में डाइजेशन। तो सेडिमेंटेशन जो है वो एरोबिक प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन जो है वो एरोबिक प्रोसेस है और डाइजेशन जो है एनारोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक प्रोसेस, डाइजेशन जो होता है एनारोबिक प्रोसेस। यहाँ से भी देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखें, ये डाइजेशन जो होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक प्रोसेस होता है, डाइजेशन जो होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है। और इमोफ टैंक में जो होता है लोअर पार्ट में जो होता है एनारोबिक प्रोसेस में डाइजेशन होता है, अपर पार्ट में सेडिमेंटेशन होता है और सेडिमेंटेशन जो होता है एरोबिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या बोल रहा है, वर्किंग कंडीशन ऑफ इमोफ टैंक। तो ऊपर पार्ट एक लोअर पार्ट, इस तरह से इसका बना है। तो ऊपर पार्ट में सेडिमेंटेशन एरोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस इन लोअर कंपोनेंट नहीं, लोअर में एरोबिक नहीं होगा, एनएरोबिक इन लोअर में एनएरोबिक होगा और अपर में एरोबिक इन अपर पार्ट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एनएरोबिक इन लोअर पार्ट में हम लोग देखें, लोअर पार्ट में क्या हो रहा था, लोअर पार्ट में हम लोग का क्या हो रहा था डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है और अपर पार्ट में हो रहा था सेडिमेंटेशन जो होता है एरोबिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से मेरा जो डी है वो करेक्ट आंसर है। मीन्स अपर पार्ट में हो जाएगा अपर पार्ट में एरोबिक और लोअर पार्ट में एनारोबिक, लोअर पार्ट में एनारोबिक और अपर पार्ट में एरोबिक। दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैकुलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय। फैकुलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में जो है सीवेज जो है किससे ट्रीट किया जाता है वो पूछ रहा है। तो द इन फैकुलेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ओनली, नहीं सिर्फ एरोबिक से नहीं होता, एल्गी से नहीं, ड्यूअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक प्रोसेस। मीन्स इसमें दोनों होता है। फैकुलेटिव तो अभी हम लोग देखे थे, फैकुलेटिव जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के काम में होता है, उसको बोलते हैं फैकुलेटिव। यहीं से भी हम लोग कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं, फैकुलेटिव जब भी होगा तो ड्यूअल एक्शन होगा, एरोबिक भी होगा और एनएरोबिक भी होगा। यहाँ से कह सकते हैं इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेंशन पीरियड पूछ रहा है किसका, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो डिटेंशन पीरियड होता है ऑक्सीडेंट्स का होगा 2 to 6 वीक होता है, 2 to 6 वीक होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो डिटेंशन पीरियड होता है 2 से लेकर के 6 वीक तक इसका
2 to 6 वीक तक इसका ऑक्सीडेशन पॉइंट होता था। 2 to 6 वीक्स देखा जाए तो 10 to 15 डेज आंसर इसका करेक्ट सी आ रहा है। कंपोस्टिंग एंड लैगिंग क्या है? एक डिस्पोजल प्रोसेस है। तो कंपोस्टिंग एंड लैगिंग जो है एक डिस्पोजल प्रोसेस है। ये जो है लैगिंग जो है नेचुरल जो है, ये जो लैगिंग जो होता है वो नेचुरल डिस्पोजल प्रोसेस है। नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नेचुरल डिस्पोजल प्रोसेस कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग एंड लैगिंग आर द मेथड ऑफ, किस चीज़ का मेथड है? स्लज डिस्पोजल करने के लिए एक मेथड है। कंपोस्टिंग एंड लैगिंग दोनों एक डिस्पोजल करने के लिए, स्लज डिस्पोजल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन डिसएडवांटेज पूछ रहा है किसका? ऑक्सीडेशन पॉइंट का डिसएडवांटेज ये है कि मोर एरिया ये कवर करता है। तो लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो एरिया होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी लार्ज होता है। इस वजह से इसका जो मेन डिसएडवांटेज हो गया वो कंस्ट्रक्ट लार्ज एरिया, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ द स्लज डाइजेशन यूनिट द पीएच रेंज ऑफ द डाइजेशन स्लज शुड बी मेंटेन्ड एज। बोल रहा है वो वर्किंग कंडीशन बोलिए, सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन फॉर स्लज डाइजेशन यूनिट को वर्क करने के लिए जो पीएच का रेंज है वो कितना होना चाहिए? पीएच का जो रेंज होता है 6.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। 6.5 से 8.5 तक जो होता है मोस्ट इफेक्टिव पीएच रेंज होता है वर्किंग के लिए। तो इसमें ऑप्शन होता है 6.5 to 8, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है तब स्लज वॉल्यूम होता है तो परसेंटेज ऑफ स्लज बाई वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ स्लज। इसका यूनिट होता है ml/gm। मिस कहने का मतलब 1 ml of volume dissolve या 1 ml of volume dissolve in 1 gram of solid dissolve in 1 ml of solid in 30 मिनट। 30 मिनट में जो डिजोल्व होता है 1 ग्राम सॉलिड 1 ml वॉल्यूम में, उसी को बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो इसका जो डिफिनीशन देखते हैं इसमें दिया हुआ है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का, द परसेंटेज ऑफ स्लज बाई वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाई वेट। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है ml डिवाइड बाई ग्राम होता है। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम टू सस्पेंडेड सॉलिड बाई वेट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्लज बाई वॉल्यूम टू परसेंट ऑफ टोटल सॉलिड नहीं होता है, सस्पेंडेड सॉलिड सिर्फ है वो है। परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाई वेट टू परसेंटेज ऑफ सॉलिड, नहीं परसेंटेज ऑफ वेट ऊपर नहीं होगा, वेट नीचे है, इसमें भी वेट ऊपर, ये नहीं होगा, इसमें टोटल सॉलिड नहीं होता, तो सस्पेंडेड रहता है, सस्पेंडेड सॉलिड रहता है। टोटल स्लज वॉल्यूम का परसेंटेज में सस्पेंडेड रहता है, उसी को बोलते हैं स्लज वॉल्यूम, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स फॉर इंडियंस। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जो रेंज होता है वो 150 से लेकर के 180 तक होता है। 50 to 180 तक इसका रेंज होता है। नॉर्मल स्लज वॉल्यूम का SBI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जो वैल्यू होता है 50 to 180 तक होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो 50 to 180 दिया हुआ है, दैट इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, नियरेस्ट आंसर है। When there is no recirculation of sewage, then the recirculation factor जो होता है वो क्या होता है वो पूछा था। रिसर्कुलेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर का 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 आर का होल स्क्वायर। आर क्या हो गया? रिसर्कुलेशन हो गया, आर को गया रिसर्कुलेशन हो गया। यहाँ पे क्या बोला? व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन, बोला देयर इज नो रिसर्कुलेशन, तो फैक्टर कितना हो जाएगा? हम लोग देखें फॉर्मूला 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 आर का होल स्क्वायर। अगर हम आर का वैल्यू 0 कर दें, मीन्स इसको 0 कर दें, इसका वैल्यू 0 कर दें, तो कितना बच जाएगा मेरा? एफ इज इक्वल टू 1, मीन्स रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना आ गया? 1। इस तरह से देख सकते हैं रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर द सेम सॉलिड इफ द क्या बोल रहा है? फॉर द सेम सॉलिड इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट 98% इज x, देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट इतना, मीन्स किसी एक सॉलिड है उसका मतलब एक सॉलिड है, सॉलिड कंटेंट है, एक क्वांटिटी स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट, अगर स्लज कंटेंट का जो वैल्यू है वो x है, जब 98% मॉइस्चर कंटेंट है तो पूछा 96 पर कितना होगा। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं इसमें कितना होता है। फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट सेम है, इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ
मॉइस्चर कंटेंट अगर 98% है तो जो स्लज कंटेंट है वो x है। तो पूछ रहा है कि जब मॉइस्चर कंटेंट 96 है तो स्लज कंटेंट कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन होता है P इंटू, एक रिलेशन देखें हम लोग, अगर मॉइस्चर स्लज कंटेंट अगर V मान लेते हैं, स्लज कंटेंट V मान लेते हैं फर्स्ट केस में V1, और 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट कितना है मेरा 98%, ठीक है। और सेकंड पार्ट में अगर V2 मान लेते हैं स्लज कंटेंट, तो सेकंड पार्ट का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 96 है। इसको सोल्व करते हैं, V1 दिया हुआ है मेरा x दिया हुआ है, V2 निकालना, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 100 माइनस 98 बोले तो 2 और 100 माइनस 96 बोले तो 4। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x इंटू 2 इज इक्वल टू V2 इंटू 4। यहाँ से V2 निकालेंगे, 2 हो गया, तो V2 बराबर कितना हो गया मेरा x/2। यहाँ से निकाल लिया x/2। सिंपल याद यही रखना है, सिंपल याद यही रखना है, एक रिलेशन V इंटू 100 माइनस P इज इक्वल टू V2 100 माइनस P2। इस रिलेशन पे निकाल देना है, यही एक फार्मूला सिर्फ याद रखना, 100 माइनस P, इसी को कांस्टेंट कर करके निकालते हैं, दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पाइप which is installed in the horse drainage to preserve the water seal of trap is called। बोल रहा है ए पाइप which इंस्टॉल, कहाँ इंस्टॉल किया गया, हॉर्स ड्रेनेज में, किसके लिए, टू प्रिजर्व द वाटर सील को प्रिजर्व करने के लिए, ऑफ ट्रैप मतलब प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एंटीसेप्टिक पाइप बोलते हैं, एंटीसिफोनिक पाइप बोलते हैं। भी नेक्स्ट करते हैं, इन टू पाइप सिस्टम दिया हुआ ऑफ हॉर्स प्लम्बिंग, 2 पाइप सिस्टम में है हॉर्स प्लम्बिंग में, तो उसमें क्या क्या होता है, जब 2 पाइप सिस्टम यूज कर रहे हैं प्लम्बिंग में, तो उसमें कौन कौन सा, 1 सॉइल पाइप, 1 बेस्ट पाइप, तो सही है, एंड 1 बेंड पाइप 1 नहीं 2 होगा। जब भी बेंड पाइप, यहाँ पर अगर 2 पाइप, 1 सॉइल पाइप है, 1 बेंड पाइप है, 1 सॉइल पाइप है एंड 1 बेस्ट पाइप है, तो जो बेंड पाइप होगा वो भी 2 होगा, तो 1 सॉइल पाइप 2 बेस्ट पाइप नहीं, 1 बेस्ट पाइप ही होगा। यहाँ से देखा जाए इसमें जो करेक्ट होगा 2 पाइप सिस्टम में देखा जाए तो ये तो सही है, 1 सॉइल पाइप होगा, 1 बेस्ट पाइप होगा, बट 1 बेंड पाइप नहीं, 1 नहीं 2 होगा। 1 सॉइल पाइप होगा सही है, 2 बेस्ट पाइप नहीं, 2 नहीं 1 होगा, एंड 1 बेंड पाइप 1 नहीं 2 होगा, ये भी गलत है। 1 सॉइल पाइप, 1 बेस्ट पाइप एंड 2 बेंड पाइप, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अप्रोप्रिएट मेरा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग। पाइप है, कौन सा पाइप है, विच यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम, किचन और बाथरूम से जो सैनिटरी निकाल रहा है जो डिस्चार्ज, उसको कौन सा पाइप बोलते हैं, तो उसको हम लोग वेस्ट पाइप बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैनिटरी फिटिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है, बाथरूम और किचन में जो यूज़ हो रहा है निकालने के लिए डिस्चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, तो बेस्ट पाइप बोलते हैं। तो हो गया मेरा वेस्ट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक, स्लज डाइजेशन टैंक से कौन सा गैस निकलता है वो पूछ रहा है। द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मेथेन, तो जो स्लज डाइजेशन टैंक से जो निकलता है वो गैस, वो मेनली कौन सा होता है, वो मेथेन होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज में जो मस्ट बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, तो सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है बैक्टीरिया जो सीवेज से निकलता है, मोस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, तो क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ लैगिंग इज प्राइमरी, द प्रोसेस ऑफ लैगिंग की जो प्रोसेस, लैगिंग क्या था, एक डिस्पोजल प्रोसेस था। अभी हम लोग देखे थे लैगिंग क्या था, एक नेचुरल जो था, नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर डिस्पोजल का जो करने के लिए, स्लज डिस्पोजल के लिए जो एक प्रोसेस था, तो उसी का एक नेचुरल ट्रीटमेंट का लिए डिस्पोजल करने के नेचुरल डिस्पोजल प्रोसेस है, नेचुरल टेक्निक टू यूज द डिस्पोजल करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या लैगिंग पूछ रहा है, क्या है, रिड्यूसिंग द एक्सेसिव फ्लो, डिस्पोजल ऑफ स्लज, हाँ ये सही है, डिस्पोजल ऑफ स्लज करने के लिए लैगिंग एक मेथड है डिस्पोजल करने का, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्फ्लुएंट इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट जो है सीवेज में, उसमें क्या एसेंशियल होता है, प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, बायोकेमिकल जो हो गया वो ऑक्सीडेशन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू डाइवर्ट एक्सेसिव फ्लो
ये देखना यहाँ पे जो टू क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है किसको, एक्सेसिव फ्लो। एक्सेसिव फ्लो क्या होता है, एक्सेसिव फ्लो बोलते हैं जो फ्लड वगैरह आता है उसी फ्लो को, जो फ्लड आ गया उस फ्लो को, मतलब फ्लड का जो वाटर आया उसको बोलते हैं एक्सेसिव फ्लो। तो ये बोल रहा है टू डाइवर्ट द एक्सेसिव फ्लो, या फिर कह सकते हैं जो वाटर, जो फ्लड का जो वाटर होगा उसको डाइवर्ट करने के लिए फ्रॉम द कंबाइंड सीवर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बियर। अगर कंबाइंड सीवर में फ्लड का वाटर चला जाए तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा बियर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, टू डाइवर्ट एक्सेसिव फ्लो, एक्सेसिव फ्लो बोले मीन्स फ्लड, जब फ्लड का जो वाटर आ जाता है उसको बोलते हैं एक्सेसिव फ्लो। फ्रॉम कहाँ से इसको डाइवर्ट कर रहा है, कंबाइंड सीवर से। जो कंबाइंड सीवर में जो फ्लोड वाटर चला गया उसको डाइवर्ट करना है, तो उसमें मोस्टली कॉमनली यूज बियर, कौन सा बियर यूज करते हैं, तो जो कॉमनली बियर यूज करेंगे वो होता है लिपिंग बियर। लिपिंग बियर यूज किया जाता है फ्लड वाटर को डाइवर्ट करने के लिए जो कंबाइंड सीवर से, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द क्लोरीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। क्लोरीन इज यूज, क्लोरीन को यूज कर रहा है किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज क्यों करते हैं, तो हेल्प द ग्रीस सेपरेशन, ग्रीस सेपरेशन, हाँ ग्रीस जो है इससे सेपरेट हो जाता है क्लोरीन से। एडेड फ्लोक्लेशन नहीं, ऐड करने के लिए नहीं करते। इंक्रीज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी नहीं है। कॉज बल्किंग एंड एक्टिवेटेड स्लज, बल्किंग के लिए यूज नहीं होता एक्टिवेटेड स्लज। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर हो रहा है वो ग्रीस को सेपरेट करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 153 नंबर क्या कर रहा है, द डिजाइन ऑफ ग्रीट चेम्बर। तभी हम लोग देखे थे ग्रीट चेम्बर का जो डिटेंशन पीरियड हो रहा था कितना, 1 से 3 मिनट आ रहा था, 1 से 3 मिनट आ रहा था ग्रीट चेम्बर का। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। इन डिजाइन ऑफ ग्रीट चेम्बर बफर्स आर इसेंशियल, बफर्स इसेंशियल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। द डिटेंशन पीरियड शुड बी एट लीस्ट 30 मिनट, डिटेंशन पीरियड 30 मिनट नहीं 1 से 3 मिनट होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है इसका, 0.3 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका गलत है, 1 से 3 मिनट होता है। और मैक्सिमम वेलोसिटी जिसमें होता है 0.3 मीटर पर सेकंड होता है, 0.3 मीटर पर सेकंड होता है। ग्रीट चेम्बर का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 3 मीटर पर सेकंड ग्रीट चेम्बर का वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ए 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ मीन्स 0.3 दिया हुआ मीन्स ये करेक्ट है, डी मेरा सही है। 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको मीटर में कैन चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकंड आ रहा है, दैट इज डी इसका करेक्ट है। 30 मीटर ये सही है, ये गलत है, 1 से 3 मिनट इसका हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग का है। मैचिंग में देख लेते हैं क्या एसिडिटी हम लोग क्या पढ़े थे, CO2 के लिए मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एलम क्या है, कोगुलेंट है, कोगुलेंट है जो कोगुलेंट बिट सेडिमेंट कोगुलेशन में यूज करते हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के लिए यूज करते हैं। साइक्लोन क्या है, एक पर्टिकुलर मैटर कह सकते हैं इसमें। स्किमिंग टैग, ग्रीस, स्किमिंग टैग कहाँ यूज करता है, ग्रीस को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से हम मिलाते हैं एसिडिटी कहाँ से आ जाएगा, एसिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज डी। एलम क्या फ्लोकुलेशन कोगुलेशन में यूज होता है, फ्लोकुलेशन कौन सा है, फ्लोकुलेशन दिया हुआ दैट इज 3। साइक्लोन कहाँ, पार्टिकुलेट मैटर इसमें आ गया। स्किमिंग टैग ऑयल एंड ग्रीस रिमूव करने के लिए, ऑयल एंड ग्रीस रिमूव करने के लिए 2। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या, ए का 4 इसमें दिया हुआ है। एलम क्या था, फ्लोकुलेशन था, एलम क्या था, फ्लोकुलेशन था। बी का 3 ठीक है। साइक्लोन कहाँ था, पार्टिकुलर मैटर। सी का 1 था। स्किमिंग टैंक क्या था, और ऑयल एंड ग्रीस डी का 2 इस तरह से देखा जाए ये मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डायमीटर ऑफ द मेन पाइप इज टेकन लेस देन द इकोनॉमिक पाइप। अगर डायमीटर जो है वो कम कर दिया जाए इकोनॉमिक डायमीटर से तो क्या होगा, वो पूछ रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ मेन पाइप इज टेकन लेस देन द इकोनॉमिक डायमीटर से अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, हेड लॉस विल बी हाई। हेड लॉस क्या होता है, हम लोग देखे थे एफएम में, हेड लॉस का जो फॉर्मूला होता है FLV²/2GD। दैट मीन्स कहने का मतलब जो है हेड लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डी कम करेंगे तो हेड लॉस बढ़ जाएगा, तो यही बोल रहा है हेड लॉस विल बी हाई। तो हेड लॉस जो होता है फ्रिक्शन के वजह से, अगर देखा जाए क्योंकि मेजर पार्ट यही है, फ्रिक्शन ही है। मेजर लॉस जो होता है हेड लॉस में, मेजर ये फ्रिक्शन ही होता है, इसलिए इसको देखते हैं। तो हेड लॉस जो होता है मेजर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी का। अगर हम डी कम करते हैं तो HF बढ़ जाएगा, यही बोल रहा है हेड लॉस विल बी हाई। हाँ तो हाई हो जाएगा, करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ पाइप विल बी लेस, तो लेस डायमीटर का जो पाइप होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ पंपिंग विल बी लेस, कॉस्ट ऑफ पंपिंग जो होगा, पंपिंग जो करेंगे सिस्टम का,
अलग अलग पंपिंग कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा कम होगा। अगर लेस डाया का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ पाइप बढ़ जाएगा या फिर उसका जो पंपिंग चार्ज है वो बढ़ जाएगा। ये कह सकते हैं जो पंपिंग चार्ज कम नहीं होगा ये मोर होगा। ठीक है, पंपिंग चार्ज जो होगा कॉस्ट वो मोर हो जाएगा, हेड लॉस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ पाइप कम जाएगा। वैसे 1 2 सही है 3 गलत है, 1 2 सही है 3 गलत, दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा, इनक्रिस्टेशन ऑफ द ट्यूबवेल मे बी रिजल्ट। इनक्रिस्टेशन जो होगा ट्यूबवेल में क्या रिजल्ट करता है, क्या करेगा ये, तो जो रिड्यूस कर देगा, जो डिस्चार्ज है उसको कम कर देगा। इनक्रिस्टेशन जो होता है, इनक्रिस्टेशन जो होगा, इनक्रिस्टेशन जो है वो क्या करेगा, डिस्चार्ज को कम करेगा ट्यूबवेल में। तो डिस्चार्ज ऑफ हाई क्रोसिव एसिडिक वाटर, डिस्चार्ज ऑफ हाई अल्कलाइन वाटर रिड्यूस द डिस्चार्ज फ्रॉम ट्यूबवेल। हाँ, ये रिड्यूस करेगा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा रिड्यूस द डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूबवेल। इनक्रिस्टेशन जो है रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स इन द एग शेप्ड सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर। क्या बोल रहा है ये, एक सीवर है, रेशियो ऑफ डेप्थ पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लो टू क्रिटिकल डायमीटर और रेशियो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है, 0.8% ऑफ डाया। हम लोग पढ़े थे 0.8% ऑफ डाया जब रहता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। यही रेशियो पूछ रहा है किसमें, सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर, तो 0.8% पे आ जाएगा। तो 0.8% दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर। अगर डिस्चार्ज पूछता तो इसके लिए डिस्चार्ज के लिए 95% पे आता है। तो यहाँ पर मेरा वेलोसिटी पूछ रहा था, वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है तो 81%, और अगर डिस्चार्ज पूछता तो 95 हो जाता। तो यहाँ से मेरा आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग है इज प्रोवाइडेड। सराउंडिंग एक तरह का कवर होता है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कवर होता है एक, जो कि कवर होता है या इन्वेलप बोल सकते हैं। कवर हो गया, इन्वेलप हो गया, होता है कहाँ प्रोवाइड करता है, सराउंडिंग इज प्रोवाइडेड। वही पूछ रहा है कि सराउंडिंग इज प्रोवाइडेड। सराउंडिंग जब भी प्रोवाइड किया जाता है या फिर कवर, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कवर रहेगा। कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, स्लोटेड पाइप पर। जो स्लोटेड पाइप होता है ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल में जो स्लोटेड पाइप होता है उसमें सराउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स कवर प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ टेस्ट कंडक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है, द पीरियड ऑफ इनकम्बेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टी, द रिलेटिव स्टेबिलिटी इन परसेंटेज। रिलेटिव स्टेबिलिटी का वैल्यू पूछ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रिलेटिव स्टेबिलिटी का वैल्यू होता है वो 101 माइनस 0.794 टी होता। ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर देखा जाए 20 डिग्री सेल्सियस पे तो ये इसका जो वैल्यू होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और अगर ये 37 डिग्री पे पूछा जाए तो 6.630 ये जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों याद रखना है। इसमें पूछ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे मेरा ये हो जाएगा 101 माइनस 0.794 टू द पावर टी। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 नंबर। ओजोन लेयर क्या बोल रहा है, ओजोन लेयर इज क्या बोल रहा है, ओजोन लेयर इज द अपर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग डिस्ट्रॉय। ओजोन लेयर जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है किसकी वजह से, ओइंग इट्स रिएक्शन विथ। ओजोन लेयर जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है किस कारण से हो रहा है वो पूछ रहा है। तो ओजोन लेयर जो है कहाँ है, अपर एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग पढ़े हैं, ओजोन जो लेयर होता है वो कहाँ लाई करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में लाइज करता है। मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर का एक पार्ट है ओजोन लेयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का एक पार्ट है। अगर हम लोग ये देखा जाए सबसे पहले नीचे जो होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और इग्जोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर जो हो गया, ये हो गया मेरा ट्रोपोस्फेयर का ये जो पार्ट होता है, इसी में लाइज करता है ओजोन लेयर। तो यही बोल रहा है कि ओजोन लेयर जो है किस वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओजोन लेयर जो डिस्ट्रॉय होने का मेन वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये भी नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेन चीज़ है, या मेन इसको बोल सकते हैं मेन सबस्टांस है जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करा था। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 161 नंबर। इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस
इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस जो है वो किससे इंक्रीज कर रहा है, जो ग्रीन हाउस जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें होगा। द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू विद द इंक्रीज लेवल ऑफ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो होता है किसमें यूज होता है वो पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन आर यूज्ड एज अ पोल्यूटेंट कंट्रोल, एक मेथड है पोल्यूशन कंट्रोल को या पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन मेथड या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है और यूज करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल में, किसके लिए, टू सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलर मैटर का जो मेजरमेंट के लिए और उसको निकालने के लिए जो यूज किया जाता है। दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, सिलेक्ट द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में मेजर देखा जाए तो SO2 हो गया, NO2 हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, ये प्राइमरी का मेजर चीज़ है। अगर सेकेंडरी में देखा जाए तो O3 हो गया, CFC हो गया, H2SO4 हो गया, पैन हो गया, पेरोक्साइड नाइट्रेट, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो यहाँ पूछ रहा है तो प्राइमरी सेकेंडरी पूछ रहा है। तो सेकेंडरी में अभी हम लोग देखें ओजोन सेकेंडरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है। तो ये नहीं होगा, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी पेरोक्साइड नाइट्रेट, हाँ ये सेकेंडरी है, ओजोन ये भी सेकेंडरी है, पेरोक्साइड नाइट्रेट ये सेकेंडरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राइमरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो मेरा सेकेंडरी पूछ रहा था तो परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है, पैन जो है और ओजोन दोनों सेकेंडरी है। तो इस मेरा सीरीज सही, दैट इज बी। सिंपल से देख लिए हम लोग, क्या इसमें सिंपल यही याद रखना है कि अगर प्राइमरी पूछा जाए तो प्राइमरी में मेरा NO2 हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया और H2S हो गया, H2F हो गया, ये सब जितना भी है वो प्राइमरी है। अगर सेकेंडरी में पूछा जाए तो सेकेंडरी में मेजर होता है पैन पेरोक्सिल नाइट्रेट, O3, H2SO4, H2SO4, ये सारा चीज़ जो है वो सेकेंडरी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अभी पूछा प्राइमरी, द प्राइमरी पोल्यूटेंट कॉल्ड बाय द इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ, इनकम्प्लीट कम्बेशन प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी एयरपोर्ट ये तो प्राइमरी पूछ ही रहा है लेकिन वो फॉर्म करता है किसके वजह से, इनकम्प्लीट कम्बेशन। इनकम्प्लीट कम्बेशन अगर हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का तो कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट जनरेट होगा, तो ओजोन जो भी है सेकेंडरी, अभी हम लोग देखें ओजोन सेकेंडरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी प्राइमरी है। लेकिन बोल रहा है कि इसमें कि इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का इनकम्प्लीट कम्बेशन होता है तब कौन सा फॉर्म होता है, तो इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये प्राइमरी भी है, ये दोनों प्राइमरी है। बट जो इनकम्प्लीट कम्बेशन के जो वजह से जनरेट होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर ओजोन पूछा जाए तो ये सेकेंडरी है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो मेरा हो गया वो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सिलेक्ट द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें प्राइमरी पूछ रहा है कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ओजोन सेकेंडरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी है, ओजोन सेकेंडरी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राइमरी है, ओजोन सेकेंडरी है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मेरा प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, ओजोन सेकेंडरी। अभी देखें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी है, ओजोन सेकेंडरी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राइमरी है, ओजोन सेकेंडरी है। तो प्राइमरी फर्स्ट में, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, क्या पूछा था, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड अंडर US एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर SO2, NO2 एंड CO। हम लोग SO2 के लिए जानते हैं 80 होता है, SO2 के लिए 80 होता है, SO2 के लिए 80 होता है, NO2 के लिए 100 होता है, सबसे कम जो इसमें होगा CO के लिए होगा, सबसे कम इसमें CO के लिए होगा। तो SO2 के लिए 80 याद रखना है और CO के लिए सबसे कम होगा, तो सबसे 80 और सबसे कम मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, मीन्स ये और ये, दैट इज डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। SO2 के लिए 80, NO2 के लिए 100 और CO के लिए 10। तो इस तरह से मेरा देखा जाए तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
तो स्प्रे टावर कैन बी यूज टू कंट्रोल, स्प्रे टावर किसी में यूज होता है, गैसेस पोल्यूटेंट ओनली नहीं, गैसेस में भी यूज होता है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट में भी यूज होता है। स्प्रे टावर जो होता है दोनों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्प्रे टावर जो है किस चीज़ में कंट्रोल करने में यूज होता है। तो स्प्रे टावर गैसेस पोल्यूटेंट को भी कंट्रोल करते हैं और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट को भी कंट्रोल करते हैं। तो ए और बी दोनों सही होगा, दैट इज सी इसका सही आंसर है, मीन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ SO2 अंडर US एमेंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इज 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू ppm। ppm में पूछ रहा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 ppm, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं मिलीलीटर पर ग्राम, mg पर नहीं मिलीग्राम पर लीटर, इसी को बोलते हैं मिलीग्राम पर लीटर। ppm को ये बोलते हैं क्या, मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन मेरा दिया हुआ किस में, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है। तो एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, क्या एक रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं 1 ppm इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट प्रेशर डिवाइड बाई R इंटू टी, ये माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हो गया, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इसी रिलेशन से हम लोग निकालते हैं, क्या देखिए अभी, एक ppm इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट प्रेशर कांस्टेंट R, गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर T, ये हो गया मेरा माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अब मोलिकुलर वेट निकालते हैं, SO2 का कितना हो जाएगा 64, प्रेशर 1 मान लेते हैं, गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.5 इंटू 10⁻⁵, टेम्परेचर 20, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 273 केल्विन होता है। सारा डाटा फुल करते हैं, तो इसको उल्टा करते हैं, तो मेरा माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में दिया हुआ था, इसको ppm में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इंटू प्रेशर, ये ppm में हो गया। तो ये निकालना है, 1 का निकालते हैं, उसके बाद 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 80 इंटू RT डिवाइड बाई m और P, ये हो गया मेरा ppm। इसको सोल्व करना, अब R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू कांस्टेंट होता है 8.5 इंटू 10⁻⁵, T का वैल्यू कांस्टेंट होता है 273 केल्विन, M का वैल्यू निकालना था, P प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मान सकता, तो 1 इसको मेजर करता है, M कितना दिया 64, SO2 का 32 + 32 इक्वल टू 64। इसको डाटा फुल करते हैं तो निकाल सकते हैं कितना आ रहा है, 80 इंटू R मेरा 8.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 273 डिवाइड बाई 64 इंटू 1। इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है मेरा, सोल्व करने के बाद जो डाटा इसको सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है 0.0279 आ रहा है ppm में। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 0.03 आ रहा है अप्रोक्स। सिंपल इसमें याद यही रखना है कि 1 ppm इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट प्रेशर डिवाइड बाई RT, ये होता है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको हम लोग चेंज करके इसी फॉर्मूला पे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द आउटर एटमॉस्फेयर में रिजल्ट इन इंक्रीज। ओजोन लेयर जो अभी हम लोग देखें स्ट्रेटोस्फेयर में इलाज कर रहा था, जो कि डिप्लेट किसके वजह से हो रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। तो जो ये डिप्लेट कर रहा है, जो डिप्लेशन हो रहा है, इसके वजह से शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन आउटर एटमॉस्फेयर में रिजल्ट इन इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा, तो हार्ट अटैक इंक्रीज करेगा नहीं, स्किन कैंसर, हाँ स्किन कैंसर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि CFC की वजह से डिप्लेशन हो रहा है। और इसके वजह से जो ओजोन लेयर का, अगर ओजोन अर्थ पे आने लगे तो उसके वजह से जो कैंसर बढ़ेगा वो स्किन कैंसर बढ़ेगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द रेन इज जनरली टेर्ड एज एसिडिक। एसिडिक कब बोला जाता है, जब उसका जो pH जो है 5 से कम हो जाए, तो pH जो है 5 से कम हो जाए तो बोल सकते हैं कि वो एसिडिक हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि द रेन इज जनरली टर्म एज एसिडिक। एसिडिक कब उसको कम करेंगे, जब pH वैल्यू रेन इज बिलो
मतलब पीएच का जो वैल्यू है कम हो जाए 5 से तो उसको बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के लिए ऐसे तो पीएच पीएच अगर 7 से ही कम होता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक वाटर, बट रेन रेन के लिए स्पेशली कब होता है 5 से कम होता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं। ऐसे पीएच जनरली कम होता है 7 से तो ही इसको बोल देता है एसिडिक, एसिडिक। लेकिन एसिडिक रेन के लिए बोला जाए तो पीएच अगर 5 से कम होगा तो बोलेंगे, दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसिडिक रेन आर कॉल्ड बाय द फॉलोइंग। द एसिडिक रेन है वो किसके कारण से होता है? तो एसिडिक रेन जो होता है वो एसओ सल्फर डाइऑक्साइड का जो सल्फर ऑक्साइड का जो टर्म है उसके वजह से, सल्फर का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो होता है उसके वजह से एसिडिक रेन होता है। तो जो एसिडिक रेन का जो मेन रीजन है वो कौन था? सल्फर ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो टर्म है, तो SO2 और N2 दैट इज बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टू एक्सप्रेस साउंड लेवल इन द डेसिबल साउंड पर प्रेशर लेवल आर यूजुअली अडॉप्टेड ऑन द रेफरेंस स्केल। रेफरेंस स्केल होता है साउंड लेवल के लिए वो 20 से किया जाता है रेफरेंस लेवल, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड होता है 2 म्यू पी ए लॉग, फॉर्मूला होता है 2 म्यू पी ए लॉग, इस तरह से। यहाँ जो स्टैंडर्ड जो स्केल होगा रेफरेंस स्केल 20 माइक्रो पास्कल होता है, 20 माइक्रो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमिसिबल स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी फिक्स्ड इन इंडिया फॉर द रेसिडेंशियल एरिया फॉर द SPM, SO2, NO और CO। अभी हम लोग देखे थे SO2 के लिए 80 था, तो SO2 के लिए 80 डाल देते हैं। SPM कितना होता है? SPM निकालने के लिए हम लोग SPM ये होता है पार्टिकुलर मैटर, स्पेशल पार्टिकुलर मैटर, उसका जो वैल्यू होता है 200 होता है। पार्टिकुलर मैटर का जो वैल्यू होता है वो 200 होता है, दैट इज इसका बी। 200, 80 और 80 2000 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करता है? हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ 27 kg पर आवर ऑफ SO2 इमिशन इज। तो हाइट ऑफ चिमनी निकालने के क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 14 Q 1/3। तो डिस्पोजल है, ये जो डिस्पोजल का 1/3 होता है, 40 इंटू डिस्पोजल ऑफ 1/3। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हाइट कितना हो जाएगा 40 इंटू 27 का 1/3। यहाँ से निकालें तो क्या आ गया 14 इंटू 3 बोले तो 42, दैट इज 42। यही इसमें याद रखना सिर्फ यही एक H इज इक्वल टू 40 Q टू द पावर 1/3। इसी फॉर्मूला पर निकाल देना है। 27 का पावर करेंगे 1/3 तो 3 हो जाएगा, 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 42 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? द एक्चुअल हाइट ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो होता है चिमनी का, ये स्टॉक हो गया इस तरह से बना हुआ होता है कॉनिकल शेप में, ये स्टॉक हो गया जिससे जिससे स्मोक निकलता है, उसी को स्टॉक बोलते हैं। ये हो गया स्टॉक। तो इफ द एक्चुअल हाइट ऑफ अ स्टॉक इज 150, इसका हाइट दिया हुआ 150 एंड प्लम हाइट, जो प्लम हुआ ये प्लम निकल रहा है इससे, हाइट इज 8 मीटर, देन द इफेक्टिव हाइट ऑफ अ स्टॉक, इफेक्टिव हाइट कितना होगा? तो 1 प्लस इतना, इफेक्टिव हाइट कितना हो जाएगा? डेल एच प्लस एच इज इक्वल टू 150 प्लस 8 बोले तो 158, यहाँ से निकाल सकते हैं 158। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द एडियाबेटिक लैप्स रेट ALR इज मोर, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इसमें एक इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। अगर इसमें दो कंडीशन होगा, अगर एडियाबेटिक लैप्स रेट ALR अगर ग्रेटर है, ALR अगर ग्रेटर है किससे? ELR का। ELR क्या है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। अगर ALR ग्रेटर है ELR से तो ये सब एडियाबेटिक होता है, सब। मतलब जब भी ग्रेटर आएगा, हम लोग FM में भी पढ़े थे, जब भी ग्रेटर होता है तो सब एडियाबेटिक होता है। और अगर ALR लेस है ELR से, इन्वायरमेंटल से कंपेयर कर रहा है, तो ये जो होता है सुपर एडियाबेटिक होता है। अभी हम लोग देखे थे बाई लेस होता है बाई C से, तो हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पे? सुपर क्रिटिकल। उसी से हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं ताकि याद रह जाए। तो बाई कम रहता है तो सुपर एडियाबेटिक होता है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि एडियाबेटिक लैप्स रेट इज मोर, अगर ALR इज ग्रेटर है किससे? ELR से। तो ELR से ग्रेटर तो क्या होगा? जब ग्रेटर तो सब एडियाबेटिक, तो सब एडियाबेटिक लैप्स रेट दैट इज बी। इसको और अगर हम देखा जाए बढ़िया से तो सुपर एडियाबेटिक कब होता है? सुपर एडियाबेटिक कब होगा? जब मेरा ALR एडियाबेटिक लैप्स रेट इज लेस देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, कम होगा। तो सब एडियाबेटिक कब होगा? जब ALR इन्वायरमेंटल लैप्स रेट सब एडियाबेटिक पूछ रहा है, सब में जब ये ग्रेटर होगा तब होगा
किससे ग्रेटर होगा, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से ग्रेटर होगा, तो ये होगा। और ये जो होता है सब एडियाबेटिक जो होता है, सब एडियाबेटिक जो होता है, सब एडियाबेटिक जो होता है स्टेबल होता है। सब एडियाबेटिक जब ऊपर है तो स्टेबल है, जब ऊपर चला गया इससे ज़्यादा ELR से अगर ज़्यादा हो गया वैल्यू तो स्टेबल ही होगा, लेकिन अगर इससे कम है तो अनस्टेबल होता है। इस तरह से कह सकते हैं सुपर एडियाबेटिक अनस्टेबल होता है और सब एडियाबेटिक स्टेबल होता है। सब एडियाबेटिक कब होगा, जब ALR का वैल्यू ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर इसी से रिलेटेड है। व्हेन द ELR इज मोर, अब ये क्या बोल रहा है, ELR जो है वो ग्रेटर है ALR से, मीन्स ALR से कम है, तो ALR कम है तो कब बनेगा, ये सुपर एडियाबेटिक बनेगा। सुपर एडियाबेटिक बनेगा। सुपर एडियाबेटिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सुपर एडियाबेटिक क्या होता है, सुपर एडियाबेटिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है। सुपर एडियाबेटिक अभी हम लोग देखे थे कि अनस्टेबल होता है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। पूछ रहा यही कि जब ELR इज मोर, जब ELR जब ग्रेटर है ALR से, तो ये जब भी बनेगा तो सुपर, जब नीचे है ALR का वैल्यू कम है तो सुपर एडियाबेटिक बनता है। और सुपर एडियाबेटिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जब भी होगा सुपर तो अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी को और रिलेट करेंगे। स्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा, जब ALR का जो वैल्यू है इस ग्रेटर हो जाएगा ELR से, ELR से ग्रेटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अनस्टेबल कब होता है, जब ALR का वैल्यू अनस्टेबल होगा, ALR का वैल्यू कम होगा, तो इसमें वही पूछ रहा था ELR का वैल्यू ज़्यादा है। न्यूट्रल कब होगा, जब ALR का वैल्यू बराबर हो जाएगा ELR से, बराबर हो जाएगा तो न्यूट्रल होगा। तो इसमें पूछ क्या रहा था, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज मोर, ELR का वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स ELR ज़्यादा है ALR से, तो जब भी होगा तो अनस्टेबल होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज कॉल्ड, टेम्पररी हार्डनेस किसके पास होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू बेबी डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज किसके वजह से होता है, किसके कमी से होता है, तो नाइट्रेट्स के वजह से होता है। नाइट्रेट कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है नाइट्रेट का 45 होता है। फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस बीमारी होता है जो होता है, फ्लोरोसिस होता है, एक डेंटल कैविटी, डेंटल प्रॉब्लम होता है। फ्लोराइड की कमी से इसका जो रेंज होता है 1 से लेकर के 1.5 तक होता है। नाइट्रेट का जो रेंज होता है 0.45 नहीं 45 होता है। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, ब्लू बेबी डिजीज, इसको एक और दूसरा नाम है मेथेमोग्लोबिनिया, मेथेमोग्लोबिनिमिया जो है, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में ब्लू बेबी डिजीज बोलते हैं। जो चिल्ड्रन में होता है वो किसके कारण से होता है, या किस चीज़ को बढ़ जाने से होता है, तो जो बढ़ने से होता है वो नाइट्रेट के बढ़ने से होता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 180 नंबर। टू सैंपल है और वाटर A एंड B, द pH वैल्यू ऑफ 4.5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, हाउ मनी टाइम्स मोर एसिडिक सैंपल A इज दैन सैंपल B, तो A और B के बीच में कितना एसिडिक है वो पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, अगर HA दोनों का रेशियो निकालें तो कितना होगा, 10 A का है 10⁴ डिवाइड बाई 10⁶ दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, तो मेरा कितना आ रहा है, दोनों का रेशियो माइनस में होता है ना, माइनस में हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मेरा आ रहा है 10⁻²। अगर यहाँ से देखा जाए टू सैंपल ऑफ pH वैल्यू, तो इतना दिया हुआ है, तो pH का निकालने के लिए रेशियो निकालेंगे HA और HB का, तो 10⁻⁻4.4 डिवाइड बाई 10⁻⁻6.4 दोनों को सोल्व करेंगे तो लगभग 10⁻+2 आ रहा, मीन्स 100, दैट इज सी। तो हम लोग इस क्वेश्चन में इतना ही रहने देता, 180 तक हो गया। इसमें हम लोग सॉल्व किए टोटल 60 नंबर क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टोटल 60 नंबर सॉल्व किए, मीन्स 121 से लेकर के 180 तक के हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। और इसके आगे का जो पार्ट है, उसके आगे का जो पार्ट है, मीन्स 181 से लेकर के आगे का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में फिर से सॉल्व करते हैं। जब तक इस वीडियो को देखें पूरा, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करें।